हम देखने जा रहे हैं कि पंचायत और हम अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उनके आर्टिकल नंबर हम देख लेते हैं पहले कैसे याद करना है। आपको ये 2 चीज़ें याद करनी है बस, BCQR GHI WXY। GHI WXY राइम कर रहा है, GHI WXY BCQR। तो BCQR में तो B में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ग्राम पंचायत का, C में कॉम्पोजिशन ग्राम पंचायत का, फिर Q में कॉन्स्टिट्यूशन म्यूनसिपैलिटी का और R में कॉम्पोजिशन म्यूनसिपैलिटी का। तो BCQR हो गए कॉन्स्टिट्यूशन और कॉम्पोजिशन है इसमें। फिर GHI WXY इसमें क्या है, अब फंक्शन फंड एंड फाइनेंस कमीशन के बारे बात है। ग्राम पंचायत के GHI में और WXY में इसके म्यूनिसिपैलिटी के। ठीक है, तो फंक्शन फंड और फाइनेंस कमीशन, फंक्शन फंड और फाइनेंस कमीशन। तो फंक्शन में क्या है कि जी में कि भाई जो 11 शेड्यूल है उसमें जो जो चीज़ें हैं वो हक है ग्राम पंचायत का उन पे। तो फंक्शन जी में वो बताता है, एच में बताता है कि भाई फंड्स कहाँ से आएंगे ग्राम पंचायत के पास, आई में बताता है कि फाइनेंस कमीशन के क्या रोल है ग्राम पंचायत को लेके। तो GHI WXY BCQR कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन और फंक्शन फंड फाइनेंस कमीशन। फिर ऐसे याद रखो इसे, DTU कॉलेज है दिल्ली का, तो DTU SD जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एम्प्लॉय वहाँ से हायर होते हैं ना, तो DTU SD में जो है वो लूट करते हैं, पीक लूट करते हैं, मतलब इतना हाई पैकेज वो लेते हैं। तो पीक लूट, DTU के जो SD होते हैं वो पीक लूट करते हैं। तो DTU में एक ई और आएगा, DETU है, नॉट DTU। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिजर्वेशन एंड ड्यूरेशन। तो रिजर्वेशन डी में रिजर्वेशन पंचायत के अंदर, फिर ड्यूरेशन पंचायत की। ठीक है, ई में ड्यूरेशन पंचायत की और टी में रिजर्वेशन अपना म्यूनिसिपैलिटी में और ड्यूरेशन यू में अपना उसकी म्यूनिसिपैलिटी की। ठीक है, तो DTU में रिजर्वेशन ड्यूरेशन, DTU में रिजर्वेशन से एंटर करा मैं और उसके बाद SD बन के फिर मैंने पीक लूट करी। तो रिजर्वेशन ड्यूरेशन, रिजर्वेशन ले कुछ ड्यूरेशन तक DTU में रहा। ठीक है, तो आफ्टर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बाद ड्यूरेशन के बाद डिस्क्वालिफिकेशन ही आता है। रिजर्वेशन लिया, कुछ ड्यूरेशन के लिए DTU में रहा, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गया, पर उसके बाद SD बन के पीक लूट करी। ठीक है, तो ऐसे याद हो गया, रिजर्वेशन ड्यूरेशन डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन में ऑफकोर्स ई के बाद क्या आता है, F आता है, और U के बाद V आता है। तो F और V याद हो गया, हाँ जी याद हो गया। अब SD में क्या है कि SD में कमिटीज़ के बारे में है ये। तो पहले वार्ड कमेटी, फिर ये क्या है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, और MPC क्या है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो ये 3 कमेटी है SDE। तो 243ZS वार्ड कमेटी के लिए है, 243ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए है, 243ZE मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के लिए। अब है पीक लूट। पीक लूट में क्या है, पंचायत PE से हो गया पंचायत का इलेक्शन जो है, तो पंचायत का इलेक्शन के बारे में बात हो रही है और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के बारे में। तो जो K है 243K वो पंचायत के इलेक्शन से रिलेटेड है, 243ZA अपना म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन से रिलेटेड है, तो पीक। फिर लूट से LUT, मतलब जो L वाला है ना 243L, वो एप्लीकेशन टू UT, जो पंचायत वाला है ना, पंचायत से रिलेटेड जो पार्ट है वो अप्लाई हो रहा है UT के लिए कैसे। तो L 243L उससे रिलेटेड है। अब देख लेते हैं हम, पढ़ लेते हैं डेप्थ में। तो जो पार्ट 9 है वो पंचायत से रिलेटेड है। तो उसमें आर्टिकल कौन सा है, 243। तो 2+3+4 कितना होता है, 9 होता है। 2+3+4 9 होता है। तो 243 एक्ट, 234 नहीं 243, तो 243 एक्ट। उसमें सबसे पहले तो डेफिनेशंस दी हुई हैं बहुत सारी, जो ये पार्ट 9 में जो इसका मतलब होगा। डिस्ट्रिक्ट का मतलब जो स्टेट की डिस्ट्रिक्ट है। ग्राम सभा का मतलब अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल, जो उस विलेज से रिलेटेड है ना जिसमें वो पंचायत बनी है, तो उसके बारे में बात हो रही है। इंटरमीडिएट लेवल का मतलब है लेवल बिटवीन विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू, कि एक इंटरमीडिएट लेवल है फॉर दिस पर्पस। अब पंचायत, जब भी पंचायत कहीं पेपर में लिखोगे ना, तो पंचायत की ब्रैकेट में 243B लिख देना, क्योंकि 243B में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत है। ठीक है, ऐसी ग्राम सभा कहीं लिखोगे तो सीधा 243A, ग्राम सभा ब्रैकेट में 243A, ये डायरेक्ट लिखना है।
ठीक है, तो हमेशा पंचायत के बाद 243B लिखना ही है, ग्राम सभा के बाद हमेशा 243A लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो ये जो पंचायत है ये क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243B फॉर द रूरल एरियाज। ठीक है, पंचायत एरिया, पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस में पॉपुलेशन थी वो। फिर है विलेज मीन्स अ विलेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन। ठीक है, इतना काम करनी है। अब जो ग्राम सभा है, अब ग्राम 243A क्या कहता है, अ ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शन, वो पावर एक्सरसाइज करेगा और वो फंक्शन परफॉर्म करेगा विलेज के लेवल पे एज जो स्टेट का लेजिस्लेचर बाय लॉ प्रोवाइड। ठीक है, अभी इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्या चीज़ करेगा क्या नहीं, बट ये वो फंक्शंस, ये वो पावर होंगी इसके पास और वो फंक्शन ये परफॉर्म करेगा जो स्टेट का लेजिस्लेचर बाय लॉ प्रोवाइड करेगा ना, तो वो वाली चीज़। फिर अगला है कि फिर हमने देखा था BCQR, तो BCQR क्या, कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन, फिर QR में भी कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत उसमें क्या होगा, ये हर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होगी जब जो पंचायत एक विलेज लेवल पे होगी, इंटरमीडिएट लेवल पे होगी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। अब ये 243B(1) कहता है, तो टू फॉर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 1, अगर इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट के द्वारा। ठीक है, कब, जब उसकी पॉपुलेशन ये 20 लाख से कम है ना स्टेट की, तब। तो ये 20 लाख आपको फिगर याद रखना है। तो 243(1) भी कहता है 3 लेवल्स होंगे, 243B(2) कहता है कि भाई 20 लाख से होंगे तो 2 लेवल भी हो सकते हैं 20 लाख से कम पॉपुलेशन पे। अब 243C कॉम्पोजिशन ऑफ द पंचायत के बारे में बात करता है, तो जो स्टेट का लेजिस्लेचर है मे बाय लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जो पंचायत की कॉम्पोजिशन होगी ना उससे रिलेटेड लॉ बना सकता है। और क्या है कि प्रोवाइडेड डेट जो रेशियो होगा ना पॉपुलेशन का ऑफ टेरिटोरियल एरिया ऑफ द पंचायत एट एनी लेवल, तो रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन, जो एक पंचायत किसी भी लेवल पे जो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रही है एंड द नंबर ऑफ सीट इन सच पंचायत टू बी फिल्ड बाय द इलेक्शन, वो सेम थ्रू आउट द स्टेट हमें रखनी है। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, मतलब हमारी जैसे 4 डिस्ट्रिक्ट है, तो 4 डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हमने डिस्ट्रिक्ट पंचायत बना रखी है, तो उन पॉपुलेशन जो है हर डिस्ट्रिक्ट की वो मोटा मोटा सेम होनी चाहिए। मतलब डिस्ट्रिक्ट को अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट रखा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत बनाने के लिए, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके पॉपुलेशन लगभग मोटी मोटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रोवाइडेड डेट, फिर अगला क्या है, ऑल सीट्स इन अ पंचायत शैल बी फिल्ड बाय द पर्सन चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। सभी पंचायत में सभी लेवल पे जो सीटें फिल होंगी वो डायरेक्ट इलेक्शन से फिल होंगी, जो फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पंचायत एरिया में। एंड इस पर्पज़ के लिए जो हर पंचायत का एरिया है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होगा इन सच अ मैनर कि जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना वो जो रेशियो बिटवीन द पीपल ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी और जो सीट अलोकेट करी है हमने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो इक्वल होनी चाहिए थ्रू आउट द पंचायत एरिया। ठीक है, तो वही बात है, वो पहले हम थ्रू आउट द स्टेट बोल रहे थे कि सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द स्टेट, कि उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। फिर अब हम बोल रहे हैं सेम थ्रू आउट द पंचायत एरिया जब हम पंचायत में इलेक्शन करवा रहे होंगे। ठीक है, तो अब अगला चलते हैं कि जो लेजिस्लेचर है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो लीडर डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत है उसमें तो भाई ऐसा हो रहा है कि जो एक बंदा है वो 100 लोगों को डिनोट कर रहा है, और दूसरी डिस्ट्रिक्ट है जो उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत है उसमें एक बंदा 2 बंदों को ही डिनोट कर रहा है। ऐसा डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। तो 243C तो ये बोलता है 243C(1), फिर 243C(2) कहता है कि भाई जो एक पंचायत भी है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत एक ही है उसकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पे भी होमोजेनिटी होनी चाहिए। फिर 243C जो उसका थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है, कंपोजिशन के बारे में बात चल रही है ना, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ के थ्रू प्रोवाइड कर सकता है रिप्रेजेंटेशन, कुछ कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकता है वो लॉ के थ्रू, जो चेयरमैन ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल,
जो पंचायत लेवल पे जो चेयरमैन है ना, चेयरमैन्स है ना, उनको रिप्रेजेंटेशन कहाँ, इंटरमीडिएट लेवल में, और अगर इंटरमीडिएट लेवल नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो पंचायत के अंदर चेयरमैन है इंटरमीडिएट लेवल पे, उनका रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऑफ द मेंबर्स, जो हाउस ऑफ द पीपल, जो लोकसभा है, या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, उनकी जो ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होली और पार्शली किसी पंचायत एरिया में लाई करती है, एट अ लेवल अदर देन द विलेज लेवल, इन सच पंचायत इनका भी रिप्रेजेंटेशन होगी। विलेज लेवल के अलावा जो हाउस ऑफ द पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली वाले लोग हैं ना, तो एमपी एमएलए, तो इनका भी क्या अपना होगा रिप्रेजेंटेशन। फिर जो काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जो रजिस्टर्ड एज इलेक्टर विद इन अ पंचायत एरिया एट द इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, तो वो क्या इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत में होंगे। और पंचायत एरिया एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो इन पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ये रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, जो ये एमपी थे और एमएलए थे, ये तो रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट अ लेवल अदर देन विलेज लेवल, ये दोनों पे कर रहे थे। पर यहाँ पे क्या है कि वो अगर जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है ना, जैसे पंचायत एरिया के अंदर है एट द इंटरमीडिएट लेवल, तो वहाँ करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वहाँ करेंगे। फिर अगला है फोर्थ, 243C का फोर्थ हम देख रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत के अंदर। तो जो चेयरमैन ऑफ द पंचायत है और अदर मेंबर ऑफ अ पंचायत, वेदर और नॉट चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, उन सभी के पास जो है राइट टू वोट होगा मीटिंग में। तो कॉम्पोजिशन के अंदर हमें ये भी पता लग जाता है 243C4 में कि सबके पास राइट टू वोट होगा। फिफ्थ के अंदर क्या कहता है, कॉम्पोजिशन में क्या, जो चेयरमैन होगा ना, चेयरमैन ऑफ अ पंचायत एट द विलेज लेवल, वो उस मैनर में इलेक्ट होगा जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर बोल देगा। फिर इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चेयरमैन है वो इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम अमोंग्स द इलेक्टेड मेंबर देयर ऑफ, ठीक है। अब देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ द सीट 243D, ठीक है। हमने देखा था रिजर्वेशन के थ्रू डीटीयू में पहुंच गए, तो डीईटीयू रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के बाद कुछ ड्यूरेशन तक रहे, रिजर्वेशन का ड्यूरेशन देन डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो तो रिजर्वेशन क्या है, डी ई एफ, तो रिजर्वेशन, ड्यूरेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। तो रिजर्वेशन में क्या है, जो 243D1 है, सीट शैल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, सेकेंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एवरी पंचायत, एंड नंबर ऑफ द मेंबर टू सो रिजर्व्ड as nearly as may be same proportion to total number of seats to be filled by direct election in that panchayat as the population of SCs in that panchayat area or of the scheduled tribes in that panchayat area, ठीक है। तो जो भी उनकी उसकी प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग उन्हें सीट रिजर्व मिलेगी। SC SC के लिए सीट रिजर्व कर रहे हैं, बट जो भी उस पंचायत एरिया में उनका प्रपोर्शन होगा, मान लिया 20% है अपने SCs है, तो 20% ऑफ द सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर देम, ठीक है। एंड सच सीट्स मे बी अलोकेटेड बाय रोटेशन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ पंचायत। अब सेकेंड है 243D2 का क्या है कि नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जो क्लॉज 1 में रिजर्व करी है ना हमने SC SCs के लिए, वो उनमें 1/3 ऑफ द सीट्स क्या वुमेन के पास जाएंगी, ठीक है, जो वुमेन SC STs होंगी। फिर 243D3 में क्या कहता है, D3 में क्या है कि नॉट लेस देन 1/3 जो है ना सीट्स, जो इसके अलावा है, जो अपना इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन, मतलब टोटल सारी सीटें मिला के, तो नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत वो बी रिजर्व फॉर द वुमेन, एंड सच सीट्स मे बी अलोकेटेड बाय रोटेशन, ठीक है। तो ये वुमेन को अलोकेट हो गई। तो शुरू के फर्स्ट और सेकंड में तो क्या SC STs को लोकेट हो रही थी, ठीक है। फिर थर्ड में क्या वुमेन को हो रही थी। फिर फोर्थ में क्या ऑफिस ऑफ द चेयरमैन में रिजर्वेशन है। 243D4 में जो ऑफिस ऑफ द चेयरमैन है विलेज और एनी अदर लेवल पे, वो रिजर्व होगा SCs STs के लिए इन द मैनर एज लेजिस्लेचर में प्रोवाइड, ठीक है।
तो ऑफिसेज ऑफ द चेयरमैन जो रिजर्व है ना SC ST के लिए एट ईच लेवल, वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे जैसी उनकी टोटल पॉपुलेशन है ना, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच ऑफिसेज एज द पीपल ऑफ द SCs STs, ठीक है, टू द टोटल पॉपुलेशन जो रेशियो है उसी रेशियो में ये रिजर्व होंगी इनके लिए ऑफिसेज। प्रोवाइडेड फर्दर डैट नो लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज जो चेयरमैन के रिजर्व हुए ना एट लीच लेवल, वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होंगे। मतलब जो SC STs के लिए जो ऑफिसेज रिजर्व हुए हैं और जो टोटल उसमें SC STs के लिए जो रिजर्व हुआ है उसमें भी 1/3 कोटा वुमेन का है और टोटल में भी 1/3 कोटा वुमेन का है, ठीक है। अब प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नंबर ऑफ द ऑफिसेज रिजर्व्ड वो अलोकेट होंगे बाय रोटेशन टू डिफरेंट पंचायत एट ईच लेवल, ठीक है, वो चेंज होते रहेंगे रोटेशन के थ्रू। द फिफ्थ क्या है 243D, तो DETU उसमें क्या है रिजर्वेशन ड्यूरेशन डिसक्वालिफिकेशन। तो रिजर्वेशन में क्या है, तो उसका 243D का जो अपना फोर्थ था वो हमने देख लिया ऑफिसेज ऑफ द चेयरपर्सन। तो फिफ्थ में क्या है रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर SC ST जो फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में हुई है ना, मतलब SC STs के लिए जो हुई है वो तब तक ही रिजर्व है। कब तक, जब तक कि जो आर्टिकल 334 में जो डेडलाइन दे रखी है ना वो तब तक ही यहाँ पे भी SC STs के सीट रिजर्व है। पर वुमेन के लिए सीट रिजर्व होना की कोई डेडलाइन नहीं है। जो 243D3 में है ना वो वाली कोई डेडलाइन नहीं है। अब सिक्स क्या है, नथिंग इन दिस पार्ट शेल प्रिवेंट, जो स्टेट का लेजिस्लेचर है कि कोई भी ऐसा प्रोविज़न बनाने से जो कि रिजर्व करे जो पंचायत मेंबर्स की सीट्स या फिर चेयरमैन की सीट्स इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के, तो उससे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। तो रिजर्वेशन में 243D6 में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स OBC के रिजर्वेशन को लेके, ठीक है। अब देखते हैं ड्यूरेशन, हमने देख लिया एक D तो हमने देख लिया, R देख लिया हमने रिजर्वेशन। अब ड्यूरेशन देन डिस्क्वालिफिकेशन। ड्यूरेशन क्या है 243E में, एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिजॉल्व अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वो 5 साल तो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। नो अमेंडमेंट ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो डिसोल्यूशन कर दे पंचायत के एट एनी लेवल विच इज़ फंक्शनिंग इमीजिएटली बिफोर सच अमेंडमेंट टिल द एक्सपायरेशन, जब तक वो उसकी ड्यूरेशन एक्सपायर नहीं हो जाए, ठीक है। तो मतलब वही है कि मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंट है 243E का पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई 5 साल तक चलेगी वो। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एन इलेक्शन वो हो जाना चाहिए पंचायत के लिए, कब तक, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैसे बॉम्बे के अंदर जो वहाँ की BBMC है उसका इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं 243E3 इसका वायलेशन हो रहा है। तो इसमें क्या है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन वो इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, या फिर बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, तो ये हो जाने चाहिए थे। अब प्रोवाइडेड डेट वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, जब वो 6 महीने से कम बचा हो तो ऐसा वो कर सकते हैं कि 6 महीने तक कोई इलेक्शन ना करवाए क्योंकि 6 महीने से कम ही टाइम बचा है। अब पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत, तो उसका जो कंटिन्यू करेगी ना वो रिमाइंडर ऑफ द टाइम पीरियड के लिए ही करेगी। तो जो डिसोल्यूशन है 243 तो रिजर्वेशन ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन में क्या है 243E, तो 243E का आखिरी पॉइंट क्या है फोर्थ पॉइंट कि भैया वो क्या कितना उसका ड्यूरेशन क्या होगा जब वो नई कॉन्स्टिट्यूट होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट 5 सालों के लिए होगी, आखिरी कि वो रिमाइंडर पीरियड के लिए होगी। तो 1 और 4 हमने देख लिए, 3 भी हमने देखा कि वो ड्यूरेशन बताता है कि इलेक्शन कब होने चाहिए, इलेक्शन कब होने का टाइम बताता है। अब LM सिंघवी की जो कमेटी थी ना 1986 में, उसका कहना था कि जुडिशियल ट्रिब्यूनल सेटअप कर दिए जाने चाहिए हर स्टेट के अंदर ताकि कंट्रोवर्सीज जो भी PRIs के इलेक्शन से रिलेटेड है ना उनको एडजुडिकेट करा जा सके और उनको डिसोल्यूशन करा जा सके उन मैटर्स का एंड अदर मैटर्स रिलेटेड टू दीज, ठीक है। अब 243F देखते हैं, हमने देख लिया रिजर्वेशन देख लिया हमने, रिजर्वेशन देख लिया, ड्यूरेशन देख लिया, अब हम डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो कब होंगे मेंबर्स का, पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एंड एज और फॉर बीइंग, या तो बनने से या फिर बनने के बाद, ठीक है। तो कैसे वो हो सकता है, तो
अगर वो इफ़ ही सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ जो टाइम बीइंग इन फोर्स है ना फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन जो स्टेट के लेजिस्लेचर के लिए, तो अगर उस किसी लॉ के अंदर ये डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। प्रोवाइडेड कोई पर्सन इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पे तो ये कंडीशन होती है ना स्टेट के लेजिस्लेचर के अंदर कि आप मिनिमम 25 साल होनी चाहिए, पर यहाँ पे उसे नेगेट कर दिया कि नहीं, कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा कि उसकी एज 25 साल नहीं है और अगर उसने 21 साल की एज अटेन कर ली है, ठीक है, तो 21 साल एज की कंडीशन रख दी। तो इफ़ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, या तो कोई भी ऐसा लॉ जो फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स है फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन, या फिर कोई भी लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया जिसके अंदर वो डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो और सेकंड पॉइंट है 243F डिस्क्वालिफिकेशन का सेकंड, अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है ना उसकी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 243F1 में, तो जो क्वेश्चन होगा वो रेफर कर दिया जाएगा टू सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर कि जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बाय लॉ प्रोवाइड करा होगा ना उस मैनर में ही वो डील होगा डिस्क्वालिफिकेशन का रिलेटेड क्वेश्चन। अब 243G तो हमने देखा था GHWX, ठीक है, ये हमने पहले देखा था। तो इसमें क्या बताते हैं, हमने देखा था कि फंक्शन फंड्स फाइनेंस कमीशन GHIWXY, तो फंक्शन फंड फाइनेंस कमीशन, तो क्या है, पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस। जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो बाय लॉ ना बाय लॉ इंडो पंचायत विद सच पावर्स एंड अथॉरिटीज़ जो नेसेसरी होंगी टू ताकि वो इनेबल कर सके उसे टू फंक्शन एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, एंड सच लॉ may contain provision for devolution of the powers and responsibilities upon पंचायत at appropriate level। ये लॉ डिवॉल्व कर सकता है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पंचायत को अप्रोप्रिएट लेवल पे ताकि वो फंक्शन कर सके इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह, ठीक है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन जो विद एज मे बी स्पेसिफाइड देयर जो उस लॉ के अंदर विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू। एक तो पहला, जैसे हम GPDP सुनते हैं ना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, तो वो पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवॉल्व कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ द प्लान्स। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है ना हमें, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड और सोशल जस्टिस से रिलेटेड प्रिपरेशन ऑफ द प्लान्स विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। फिर सेकेंड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एज मे बी इंटरेस्टेड टू डेम इन रिलेशन टू द मैटर जो 11 शेड्यूल में लिस्ट हुआ है ना, तो उससे रिलेटेड कोई भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम के लिए उसके डिवॉल्व करी जा सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर। अब देखते हैं तो ये क्या है 243G A और B, ये दो पॉइंट थे इसके। अब 243H उसका GHIWXY, तो फंड पहले हमने देखा था फंक्शंस, फिर फंड्स, फिर फाइनेंस कमीशन, फंक्शन फंड फाइनेंस कमीशन। अब इसमें क्या है, पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। तो लेजिस्लेचर जो है ना स्टेट की, वो बाय लॉ प्रोवाइड कर सकती है क्या, कि वो पंचायत को ना ऑथराइज कर सकती है कि LCA सच TTDF, मतलब लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट सच टैक्सेस टोल्स ड्यूटीज एंड फीस। तो अथोराइज अ पंचायत टू LCA such TTDF in accordance with such procedures and subject to such limits जो उस लॉ में प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। तो LCA लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट सच टैक्सेस टोल्स ड्यूटीज फीस। फिर 243H का B का क्या है, असाइन टू GHIWXY, तो हाईजेक क्या है, फंक्शन फंड्स फाइनेंस कमीशन। जे से क्या है, जे 243J में ऑडिट आता है, K में इलेक्शन कमीशन आता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो असाइन टू अस पंचायत सच TTDF एंड कलेक्ट, पंचायत को असाइन करो सच TTDF जो LC तो करे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर सच पर्पस एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन जो उस लॉ में दी गई है।
अब 243HC क्या कहता है, ये जो प्रोवाइड, तो हमने देख लिया कि हमने LCA लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट करने की इजाज़त उसे दे दी, या फिर हमने उसे असाइन कर दिया जो LC स्टेट ने करा है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड फॉर मेकिंग सच ग्रांट इन एड टू पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये उस एक्ट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर 243HD का क्या है, तो प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच फंड्स, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, जिसमें सारी मनी जो पंचायत रिसीव कर रही है वो क्रेडिट होगी और उससे विड्रॉ करेगी पंचायत अपना पैसा। ठीक है, तो एज मे बी स्पेसिफाइड इन द लॉ उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब 243I, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना अपनी पंचायत वगैरह की वो रिव्यू कर सकते हैं। तो हमने देखा था, तो GHIWXY, तो आई और वाई, इसमें क्या है, फाइनेंस कमीशन आ जाता है। तो जो स्टेट का गवर्नर होगा ना, वो हर 5 साल के अंदर एट द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 5th ईयर, ठीक है, एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो कि फाइनेंशियल पोजीशन जो होगी पंचायत की वो रिव्यू करेगा और रिकमेंडेशंस देगा गवर्नर को उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका 243IA का जो पहला पॉइंट है A1, इसमें क्या, द ए क्या है, द प्रिंसिपल विच वुड गवर्न, वो प्रिंसिपल देगा, वो फॉर्मूला देगा जिसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें गवर्न होगी। कौन सी चीज़ें, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत ऑफ द नेट प्रोसीड्स, TTDF का जो स्टेट ने लेवी करा है ना, उसका जो नेट प्रोसीड्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका प्रिंसिपल मतलब उसका फॉर्मूला वो जो गवर्न करेगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का विच जो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत ऑफ नेट प्रोसीड which may be divided between them under this part and allocation between the पंचायत्स, कि कैसे वो स्टेट और पंचायत के बीच में डिवाइड होगा और कैसे allocation between the पंचायत्स एट ऑल द लेवल्स, कैसे कैसे वो पैसा डिवाइड होगा। फिर सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ TTDF, जो असाइन किया जा सकता है, असाइन टू और अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत। हमने देखा था ना कि हमने LCA करने की परमिशन ही पंचायत को दे दी थी। ठीक है, 243HA के अंदर, तो उसमें वही वो कह रहा है कि विच मे बी डिवाइडेड, तो सेकंड क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ TTDF विच मे बी असाइंड टू और अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत। फिर थर्ड क्या है कि जो ग्रांट इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, तो वही है कि प्रोवाइड 243HC यही है ना, प्रोवाइड फॉर मेकिंग सच ग्रांट इन एड टू द पंचायत, तो उससे रिलेटेड ये ग्रांट इन एड का ही है। ठीक है, अब क्या है बी, क्या है 243I का, तो ये और क्या बताएगा कि रिकमेंडेशन क्या देगा कि मेजर नीडेड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। फिर सी क्या है, कोई भी दूसरा मैटर जो गवर्नर ने फाइनेंस कमीशन को बोला है ना, ताकि साउंड फाइनेंस ऑफ पंचायत इंश्योर करा जा सके। फिर अगला है कि द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन, कि भाई क्या होगी उसकी कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन क्या होंगी जो मेंबर्स अपॉइंट होंगे। ठीक है, एंड उनकी मैनर्स क्या होगी सिलेक्शन का, ये सब कुछ यही बताएगा। ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट ही बताएगा बाय लॉ। फिर 243IC का क्या है, जो कमीशन होगा ना, शैल डिटरमिन देयर प्रोसीजर, तो स्टेट लेजिस्लेचर तो ये बताएगा कॉम्पोजिशन क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ठीक है, पर जो कमीशन के जो प्रोसीजर्स हैं वो कमीशन ही डिटरमिन करेगा देयर प्रोसीजर एंड शैल हैव द पावर इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। जो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है ना, वही फाइनेंस कमीशन के पास भी पावर होगी। ठीक है, अपना काम करते हुए, और वो अपने प्रोसीजर्स खुद डिटरमिन कर पाएगा, कैसे काम करना है वो कमीशन ही देखेगा, फाइनेंस कमीशन स्टेट का। तो द गवर्नर शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन जो भी फाइनेंस कमीशन के थ्रू दी गई है टुगेदर उसका एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ, जो एज टू उस रिकमेंडेशन पे क्या एक्शन लिया गया है। ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। अब है 243J, इसमें क्या है, ऑडिट ऑफ द अकाउंट। देखो हमने पहले देखा ना हाई जैक, तो H से क्या था फंड, फिर फाइनेंस, J से क्या था ऑडिट।
फिर के से अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द पंचायत, जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो बाय लॉ प्रोवाइड कर सकता है, मेक प्रोविजन कि मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ द पंचायत कैसे रखना है आपको, और ऑडिटिंग ऑफ द सच पंचायत उसके अकॉर्डिंग 243 जे में वो बताता है। ठीक है, अब प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच फंड्स वो 243 एच में करता है, और जे में वो बताता है कि कैसे उनका ऑडिट होगा, मेंटेन कैसे करना है अकाउंट, और उन अकाउंट की ऑडिटिंग कैसे होनी है। अब 243 के अंदर क्या है, इलेक्शन टू द पंचायत, जो SDC सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन जो पंचायत में होने हैं ना, वो जो पावर है SDC की वो स्टेट इलेक्शन कमीशन में वेस्टेड है, और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंट करा जाएगा गवर्नर के थ्रू। अब जो सब्जेक्ट टू द लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, जो उनकी कंडीशन ऑफ द सर्विस टेन्योर है, और टेन्योर ऑफ ऑफिस जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का है ना, वो देखो भले ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो ये सारी कंडीशन ऑफ सर्विस टेन्योर ये सब कुछ शैल बी सच एज द गवर्नर बाय रूल डिटरमिन, ठीक है, बट जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो है वो जो रूल बनाता है वो स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा था, सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तो ये कंडीशन ऑफ सर्विस टेन्योर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का है वो गवर्नर डिटरमिन करता है, बट सब्जेक्ट टू द किसे, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट जो लॉ बना रहा है। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैज नॉट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट किस मैनर में और किस ग्राउंड पे, जिस मैनर और ग्राउंड पे हाई कोर्ट का जज रिमूव करा जा सकता है। एंड जो कंडीशन ऑफ द सर्विस है ना वो कमिश्नर की, वो वेरी नहीं होनी चाहिए टू इट्स एडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए कि भाई वो रिमूव उसी तरीके से हो सकता है और उसी मैनर में जैसे हाई कोर्ट का जज होता है, और उसकी जो कंडीशन ऑफ द सर्विस है उसको डिसएडवांटेज पे आप वेरी नहीं कर सकते। द governor of a state shall, when so requested by the state election commissioner, make available to the SEC such staff as may be necessary for discharge of the function conferred on state election commission। फिर फोर्थ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टेट का लेजिस्लेचर है बाय लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू और इन कनेक्शन विद इलेक्शंस ऑफ द पंचायत। ठीक है, फिर अगला है लूट। लूट क्या है, L 243L, उसमें एप्लीकेशन टू यूटीज के बारे में बात हो रही है, तो देखते हैं। तो इसमें कहा गया है जो ये दिस पार्ट वो यूटीज पे भी अप्लाई होगा, और अप्लाई होते हुए शैल है जहाँ जहाँ गवर्नर लिखा है ना उस गवर्नर को हमें एडमिनिस्ट्रेटर की तरह पढ़ना है। ठीक है, एंड जो रेफरेंस टू द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट were reference in relation to the UT having a legislative assembly to the legislature assembly। ठीक है, तो हमने देख लिया। फिर तो जहाँ जहाँ गवर्नर की बात होगी वहाँ हमें एडमिनिस्ट्रेटर की तरह पढ़ना है, और एंड रेफरेंस टू द लेजिस्लेचर और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट were references in the relation to the UT having a legislative assembly to that legislative assembly, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी है। अब प्रोवाइडेड डेट द प्रेजिडेंट में एक पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल अप्लाई टू एनी यूटी, किसी भी मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ। ठीक है, अब देख लेते हैं 243M पार्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, कौन कौन से एरियाज पे नहीं अप्लाई करता है। इस पार्ट में कुछ भी अप्लाई नहीं होगा जो शेड्यूल्ड एरियाज है ना, 5th शेड्यूल के अंदर जो है, एंड जो आर्टिकल 244 के अंदर क्लॉज 1 के अंदर है, और क्लॉज 2 के अंदर ये जो ट्राइबल एरियाज है 6th शेड्यूल वाले, तो 5th और 6th शेड्यूल पे ये नहीं अप्लाई होगा। और दूसरा है 243M1, तो ये तो M1 की बात है। तो M2 क्या है कि इस पार्ट में नथिंग इन दिस पार्ट वो अप्लाई होगा 3 स्टेट के अंदर, कौन सी, NMM, एमिनेम नहीं NMM, नागालैंड मेघालय मिजोरम। NMM के अंदर नागालैंड मेघालय मिजोरम, ये जो ब्लैक कलर नागालैंड मेघालय मिजोरम के अंदर ये नहीं अप्लाई होगा ये पार्ट। और जो मणिपुर है
तो जो हिल एरियाज है ना मणिपुर के, फॉर विच जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना दी गई है, एग्जिस्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो उस केस में वहाँ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो जो हिल एरियाज़ के लिए जिनके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना दी गई हैं, तो उस एरियाज़ के लिए भी ये अप्लाई नहीं होगा यार। तो नथिंग इन दिस पार्ट जो है ना, नाइन्थ पार्ट, ये अप्लाई होगा कहाँ, रिलेटिंग टू द पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा ना, शेल अप्लाई टू द हिल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें जो पंचायत है डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो रिलेटिंग टू द पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल shall apply to the hill areas of the district of Darjeeling, for which DGHC दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है ना अंडर एनी लॉ। तो लॉ कौन सा है, द DGH काउंसिल एक्ट 1988 का, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने पास किया था, जो असेंट किया था प्रेसिडेंट ने। ठीक है, फिर नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी कंस्टिट्यूट टू अफेक्ट जो फंक्शन और पावर्स है ना DGHC की, जो इस लॉ के अंदर बना है, तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नथिंग इन दिस पार्ट रिलेटिंग टू पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल अप्लाई, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग में। फिर 3A का क्या कहना है, नथिंग इन 243D रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, तो वो कहाँ नहीं लगेगा, तो हमने देखा था DETO, तो वो रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स के बारे में बात करता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर SCs के लिए रिजर्वेशन नहीं करा जाएगा, क्योंकि वहाँ SC है ही नहीं। ठीक है, 68.8 लगभग 70% STs ही है अरुणाचल के अंदर। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट है ना, कौन कौन सी स्टेट, ये वाली 3 स्टेट जो सेकेंड डे में बोला गया ना, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये जो स्टीन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, ये वाली 3 स्टेट मे बाय लॉ एक्सटेंड दिस पार्ट टू दैट स्टेट एक्सेप्ट द एरियाज, जो है ना इन क्लॉज 1, रेफर टू इन क्लॉज 1, जो इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की जो पास करते हैं अगर रिजोल्यूशन 4.2 मेजॉरिटी के साथ, 4.2 मेजॉरिटी मतलब कि भाई जो लेजिस्लेट वो है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स और 2/3 ऑफ द जो टोटल मेंबर मेजॉरिटी का हाफ, और 2/3 जो मेजॉरिटी चाहिए जो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है। फिर अगला है बी, क्या है, तो पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट टू शेड्यूल्ड एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज referred to in clause 1 subject to such exceptions and modification as may be specified in the law and no such law shall be deemed to be an amendment 368 के अंदर। अब जो 243N है उसका देखते हैं, कॉन्टीन्यूंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड द पंचायत। इसमें ये बोल दिया गया सिंपली कि जो अभी लॉ चल रहे हैं, पंचायत चल रहे हैं, वो 1 साल तक लगभग चलेंगे, जब तक उनके अंदर अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट नहीं हो जाते या अपील करके न्यू लॉ नहीं आ जाते। फिर 243O बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इलेक्टोरल मेथड्स, वो कहता है कि कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, पर जो द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ जो डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड है ना, या अलोकेशन ऑफ द सीट से रिलेटेड टू सच कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो जो 243K जो से परपोर्टिंग टू बी मेड अंडर 243K, वो क्वेश्चन नहीं करा जा सकता कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, नो इलेक्शन टू एनी पंचायत शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन, उस अथॉरिटी को और उस मैनर में जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बाय लॉ डिटरमिन करी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ को लेके। तो 243P, जैसे 243 डेफिनेशन के लिए था, अब 243P भी डेफिनेशन के लिए है। कमेटी का मतलब वो है, कमेटी जो 243 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट है। डिस्ट्रिक्ट मतलब वही डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट, मेट्रोपॉलिटन एरिया कोई भी एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा है, मतलब 1 मिलियन प्लस सिटीज़ उनकी बात चल रही है, जो कंप्राइज्ड इन 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स एंड जिसमें 2 या 2 और मोर म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत और अदर कॉन्टिग्यूस एरियाज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन। ठीक है, फिर डी में क्या है कि जो म्यूनिसिपल एरिया है ना, उसका मतलब है जो टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्यूनिसिपैलिटी
एज नोटिफाइड बाय द गवर्नर। म्यूनिसिपैलिटी का मतलब ये है सेल्फ गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है अंडर 243 उसकी बात चल रही है। फिर एफ क्या है, पंचायत मींस अब पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड टू 243 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई है। पंचायत आती है हमें 243 लिख देना है, म्यूनिसिपैलिटी आती है ब्रैकेट में 243 लिख देना है, ठीक है। तो फिर अगला है जो पॉपुलेशन है, मींस द पॉपुलेशन जो भी लेटेस्ट जो सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। हर स्टेट में ये कॉन्स्टिट्यूट होंगी, 3 तरीके की म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। एक तो है नगर पंचायत, ठीक है, फॉर अ ट्रेडिशनल एरिया, दैट इज़ टू से एन एरिया, ट्रांजिशनल एरिया जो रूरल और अर्बन के बीच में ट्रांजिशन में है, वहाँ नगर पंचायत स्टैब्लिश हो जाएंगी। फिर म्यूनिसिपल काउंसिल स्टैब्लिश होगी जो छोटा अर्बन एरिया है वहाँ पे, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल छोटे एरिया में, कॉरपोरेशन लार्जर अर्बन एरिया में, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द म्यूनिसिपैलिटीज अंडर दिस क्लॉज मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड such urban areas provided may not be constituted such urban areas or part thereof or thereof as governor may have regard to do uh, to the size of the area and the municipal services being provided by an industrial establishment। तो गवर्नर स्पेसिफाई कर सकता है उस एरिया को इंडस्ट्रियल टाउनशिप, रेदर देन वहाँ पे जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी उस एरिया में नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूट, उसे टाउनशिप और इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। इस आर्टिकल में जो ट्रांजिशनल एरिया है ना, वो उस एरिया को कहा गया है जिसे गवर्नर कह दे कि ये ट्रांजिशनल एरिया है, किस बेसिस पे, तो उस एरिया की पॉपुलेशन के बेसिस पे, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन से रिलेटेड, फिर जो रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो एरिया, फिर परसेंटेज कितना है, ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है। परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कितना है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, और ये और या कोई भी और अदर ये जो है जो डीम फिट्स, ठीक है। अब 243 कंपोजिशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी की बात हो रही है। इसमें ऑल द सीट्स जो म्यूनिसिपैलिटी की है वो बाय डायरेक्ट इलेक्शन फिल करी जानी है, ठीक है, फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी म्यूनिसिपल एरिया में बनेगी। एंड इस पर्पज़ के लिए जो हर म्यूनिसिपल एरिया है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करा जाएगा जिन्हें वार्ड कहा जाएगा। अब जो लेजिस्लेचर है किसी भी स्टेट का मे बाय लॉ प्रोवाइड कर सकता है क्या चीज़, पहला तो फॉर ए क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द म्यूनिसिपल फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। लेजिस्लेचर में प्रोवाइड लॉ प्रोवाइड लॉ से वो प्रोवाइड कर सकता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन अ म्यूनिसिपैलिटी ऑफ, कौन कौन रिप्रेजेंटेशन किस किस की होगी, कि एक तो पर्सन जिनके पास स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, बट इनके पास कोई राइट टू वोट नहीं होगा ना, ठीक है। तो उन पर्सन को अपना म्यूनिसिपैलिटी में रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है। या कोई भी जो एमपी है या कोई भी एमएलए है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को विच कंप्राइज होली और पार्टली द म्यूनिसिपल एरियाज, ठीक है, तो वो एमपी एमएलए रिप्रेजेंटेटिव होगा। या फिर जो भी जो काउंसिल ऑफ द स्टेट्स या लेजिस्लेटिव काउंसिल का है जो रजिस्टर्ड एज इलेक्टर विद इन द म्यूनिसिपल एरिया, तो वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, देखो ये स्टेट में नहीं, उस एरिया के म्यूनिसिपल एरिया में वो रजिस्टर होना चाहिए एज द इलेक्टर। फिर अगला है द चेयरमैन ऑफ द कमिटीज़, जो क्लॉज 5 243 के अंदर होगी ना, अदर देन वार्ड कमिटीज़ जो भी कमेटी है जो 243 के अंदर होगी, तो उनके चेयरमैन, ठीक है। फिर अगला है द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, वो भी बाय लॉ प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट इलेक्शन होगा नहीं होगा वो उसकी बात नहीं चल रही, इलेक्शन तो ये डायरेक्ट ही हो रहा है, पर वो किस मैनर में होगा, इस चेयरमैन का इलेक्शन किस मैनर में होगा वो ये बाय लॉ डिसाइड करेगा, ठीक है। अब 243 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन वार्ड कमिटीज़ का। अब ये जो वार्ड कमिटीज़ है ना, जो 243 ये जो वार्ड कमेटीज़ है एक्सेट्रा, जो वार्ड कमेटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करी जा सकती हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा वार्ड विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी
विद हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और मोर, वो म्यूनिसपैलिटी जिसमें 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा लोग हैं ना, उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वार्ड के लिए एक वार्ड कमेटी बनाई जा सकती है। तो इसमें क्या होगा, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन एंड द टेरिटोरियल एरिया ऑफ अ वार्ड कमिटी। ये सेकंड है मैनर जिसमें जो सीट इन अ वार्ड कमिटी शैल बी फिल्ड। फिर तीसरा है कि जो किसी भी म्यूनिसपैलिटी का जो मेंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा अ वार्ड विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द वार्ड कमिटी शैल बी मेंबर ऑफ दैट कमिटी। अ मेंबर ऑफ म्यूनिसपैलिटी जो रिप्रेजेंटिंग अ वार्ड, जो उस वार्ड कमेटी के अंदर आ रहा है वो उसका एक मेंबर होगा। वेयर अ वार्ड मेंबर कंसिस्ट ऑफ वन वार्ड मेंबर रिप्रेजेंटिंग दैट वार्ड इन द म्यूनिसपैलिटी। ठीक है। और जो अगर दो या दो से ज़्यादा वार्ड हैं उसके अंदर वार्ड कमेटी के अंदर, तो वन ऑफ द मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच वार्ड वो इलेक्ट होगा वार्ड कमेटी के मेंबर्स के द्वारा ही एज द चेयरमैन। ठीक है, ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी के बारे में ही है, कौन चेयरमैन होगा, कौन वार्ड मेंबर होगा, मतलब कौन वार्ड कमेटी का मेंबर होगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल वो प्रिवेंट करता है लेजिस्लेचर को कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो प्रोविजंस बना सके फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटीज इन एडिशन टू द वार्ड कमिटीज। ठीक है, अदर वार्ड कमिटीज भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जिसकी यहाँ पे बात चल रही थी कि जो चेयरमैन ऑफ द कमिटीज जो अदर वार्ड कमिटीज हैं उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। अब रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स के देख लेते हैं। सीट्स जो है वो रिजर्व होगी इन एवरी म्यूनिसिपैलिटी सेम प्रपोर्शन में टू द नंबर ऑफ द सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन एज द पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द म्यूनिसिपल एरिया। ठीक है। फिर दूसरा है नथिंग लेस देन 1/3 जो टोटल सीट्स रिजर्व हुई हैं अंडर क्लॉज 1 शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन, जो SC ST की वुमेन होंगी ना उनके लिए रिजर्व होगी। फिर तीसरा है कि नथिंग लेस देन 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व होगी इंक्लूडिंग वो जो SC STs के है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस इन एवरी म्यूनिसिपैलिटी शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। अब फिर अगला है कि ऑफिस ऑफ द चेयरमैन जो होगा ना वो इन द म्यूनिसिपैलिटी वो रिजर्व होगा SCs STs एंड वुमेन के लिए इन सच मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट बाय लॉ प्रोवाइड्स। ठीक है, इसमें वो वाला कानून नहीं लग रहा है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू द कितने प्रपोर्शन है, लोग कितने हैं, ये वो ऐसे वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग रहा है। जो कॉन्सेप्ट हमारा 243D4 मतलब पंचायत के अंदर जो लगा था ना, तो वो वाली चीज़ इसमें नहीं लग रही है। ठीक है, तो रिजर्वेशन जो अंडर क्लॉज 1 2 है एंड रिजर्वेशन जो ऑफिस ऑफ द चेयरमैन जो अंडर क्लॉज 4 जो मिल रहा है ना अदर देन द रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन, मतलब जो SC ST को रिजर्वेशन मिल रहा है। अब 1 2 के अंदर और जो चेयरमैन ऑफिस ऑफ चेयरमैन के अंदर मिल रहा है, ठीक है, 4 के अंदर, तो वो सब रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा जो टाइमलाइन दी हुई है 334 आर्टिकल में। ठीक है, इस पार्ट नथिंग इन दिस पार्ट वो प्रिवेंट लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए। कोई कुछ नहीं रोक रहा भाई, दे रिजर्वेशन जिसको देना है बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, अब 243U ड्यूरेशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात होती है। ये बिल्कुल सेम है 243E की तरह एक्सेप्ट दैट दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट गिवन इन पंचायत। कौन सी अपॉर्चुनिटी? कि एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर इट्स डिसोल्यूशन, ये वाली अपॉर्चुनिटी वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। ठीक है, तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसे क्या कहते हैं हम? ऑडी ऑल्टरम ऑडी ऑल्टरम पार्टिम ऑडी ऑल्टरम पार्टिम ऑडी ऑल्टरम पार्टिम। तो ईच म्यूनिसिपैलिटी अनलेस सूनर डिजॉल्व अंडर एनी लॉ वो 5 ईयर्स अपने कंप्लीट करेगी और अगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। नो अमेंडमेंट शैल हैव इफेक्ट जो डिसोल्यूशन कर सके ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एट एनी लेवल। ठीक है,
तो which is functioning immediately before such amendment till the expiration of its जो ड्यूरेशन है। एन इलेक्शन जो म्यूनिसिपैलिटी का होगा शैल बी कंप्लीटेड। ये 243 यू की बात हो रही है, 243 यू थ्री। उसमें क्या है, यू थ्री के बाद क्या वो कहती है कि कंप्लीट हो जाना चाहिए एक्सपायरेशन से पहले या 6 मंथ एक्सपायरेशन डिसोल्यूशन के बाद तक, प्रोवाइडेड डेट अगर वो 6 मंथ के अंदर इलेक्शन दोबारा ही होना है तो वो ऐसा कर सकता है कि इलेक्शन ना कराए। अब म्यूनिसपैलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर जो डिसोल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूट होगी वो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए ही वो बनेगी। ठीक है, तो ये 243 U4, ठीक है, 243 U4 ये कहता है। अब 243 V जो है ये एग्जैक्टली सेम एज 243 F है। इसमें डिसक्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबरशिप की बात हो रही है कि कब डिसक्वालीफाई करा जाएगा, कि कोई भी अगर एक्ट है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के इलेक्शंस के लिए है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई भी डिसक्वालिफिकेशन की कंडीशन है तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, वो फ्रॉम बीइंग चूजन एंड फॉर बीइंग अ मेंबर, तो दोनों केसेस के लिए। ठीक है, आप पर वो 21 साल की एज की लिमिट यहाँ पे है। इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, if any question arises as to whether a member of the municipality has become subject to any of the disqualification mentioned in clause 1, the question shall be referred for the decision of such authority and in such manner as the legislature of a state may by law provide। अब 243W इसमें है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एक्सेट्रा। Subject to the provision of this constitution, the legislature of a state may by law indo म्यूनिसिपैलिटी पे वो पावर और अथॉरिटीज़ जो नेसेसरी हैं ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर सके, एंड सच लॉ मे कंटेन प्रोविजन फॉर द डिवॉल्यूशन ऑफ द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन म्यूनिसिपैलिटी सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस जो वहाँ पे स्पेसिफाई होंगी ना, ताकि वो एक विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ द प्लान, किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। दूसरा परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस और इम्प्लीमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन या एक्सेट्रा है एक्स्ट्रा है, तो परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम जो इंटरेस्ट हुई है ना उन पे, इंक्लूडिंग दूज जो मैटर्स लिस्टेड है 12th शेड्यूल के अंदर। तो जो कमिटी होगी विद द कमिटी विद सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी जो टू इनेबल देम जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो उन पे दी गई है वो कन्फर करी गई है वो कैरी आउट कर सके इन रिलेशन टू द 12th शेड्यूल। ठीक है, अब to impose 243X power to impose taxes by and funds of the municipality। जो स्टेट का लेजिस्लेचर है ना बाय लॉ वो मी प्रोवाइड कर सकता है क्या क्या चीज़ें, वो ऑथराइज कर सकता है म्यूनिसिपैलिटी को LCA करने के लिए लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है, सच TTDF विद सच प्रोसीजर एंड सब्जेक्ट टू सच लिमिट्स। ठीक है, जो वो लॉ से स्पेसिफाई करेगा। फिर अगला है कि असाइन टू म्यूनिसिपैलिटी वो जो TTDF जो लेवी और कलेक्ट करा जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ना उन पर्पसेस के लिए और उन लिमिट्स तक कंडीशंस तक जो वो लॉ से डिसाइड करेगा। फिर वो प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट इन एड टू म्यूनिसिपैलिटीज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स। फिर डी क्या है, प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच फंड्स, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स है ना, तो वैसे ही कंसोलिडेशन ऑफ सच फंड्स जिसमें सारी जो मनी है जो वो रिसीव कर रही है वो म्यूनिसिपैलिटी वो क्रेडिट होगी और उससे ही मनी सारी विड्रॉल हुआ करेगी। ठीक है, अब 243Y उसमें क्या है, तो IY, तो जो आई है 243I पंचायत फाइनेंस कमीशन ऑफ उसके लिए क्या कहते हैं पंचायत के लिए था। अब ये तो ये फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है ना 243I में वो रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन म्यूनिसिपैलिटीज़ के भी और रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, किन किन चीज़ों को लेके, एक तो जो प्रिंसिपल विच गवर्न, रिकमेंडेशन टू गवर्नर एज टू द प्रिंसिपल विच गवर्न, प्रिंसिपल मतलब वो फॉर्मूला विच गवर्न्स द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड म्यूनिसिपैलिटीज़
जो नेट प्रोसीड टीटीडीएफ का जो लेवी करा है ना स्टेट ने, विच मे बी डिवाइडेड बिटवीन देम अंडर दिस पार्ट एंड द अलोकेशन बिटवीन द म्यूनिसिपैलिटीज एट ऑल द लेवल्स। ठीक है, तो कितना स्टेट और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बीच में डिवाइड होगा और अक्रॉस द लेवल म्यूनिसिपैलिटी में कितना कितना डिवाइड होगा पैसा, और ठीक है वो सब वो बताएगा उसका प्रिंसिपल विच गवर्न्स, ये वाली चीज़। फिर दूसरा, प्रिंसिपल विच गवर्न्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द टीटीडीएफ, जो उसको असाइन करा जाएगा, असाइन टू और अप्रोप्रिएटेड बाय द म्यूनिसिपैलिटीज़, उन टीटीडीएफ का डिटरमिन करा जाएगा। फिर जो ग्रांट इन एड टू द म्यूनिसिपैलिटीज़, जो सीएफएस देगा ना, वो ये चीज़ उसका प्रिंसिपल डिसाइड करेगा। अब फिर बी क्या है, द मेजर्स नीड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़। प्रिंसिपल नहीं बताएगा, प्रिंसिपल विच गवर्न नहीं बताएगा, तो मेजर्स बताएगा जो लिए जाने चाहिए टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, फिर सी है, एनी अदर मैटर जो भी गवर्नर को लगेगा ना कि साउंड फाइनेंशियल स्टे ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो वाली चीज़। और सेकंड है, जो गवर्नर है वो जो भी सारी रिकमेंडेशन आई है ना स्टेट फाइनेंस कमीशन की, विद एन एक्सप्लेनेटरी मोमेंटम एज टू द एक्शन टेकन देयर ऑन, वो ले करेगा स्टेट लेजिस्लेचर के आगे। अब 243Z, इसमें क्या है, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, ये करा जाएगा। लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजंस कि मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स के हिसाब से बाय म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। फिर 243ZA, इसमें क्या है, ये 243 सेम एज 243K, मतलब ये इलेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला जेड के बाद जो सबसे पहला है वो इलेक्शंस के बारे में। तो म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन है उसमें तो 2 पॉइंट है इसमें। पहला तो कि जो एसडीसी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल है, ठीक है, ताकि फॉर कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द म्यूनिसिपैलिटीज, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन में वो वेस्टेड है वो वाली पावर। ठीक है, फिर दूसरा है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है जो मेक प्रोविजन, जिन लॉ में प्रोविजंस होंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटेड टू और इन कनेक्शन विद जो भी म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन है ना उससे रिलेटेड। फिर 243ZB, इसमें हमने लूट देखा था ना, तो लूट मतलब 243L जो यूटी के बारे में था, तो ये 243ZB यूटी के बारे में। जो ये पार्ट है वो अप्लाई करेगा यूटीज़ पे भी। जो भी इस पार्ट में लिखा है ना जहाँ पे गवर्नर ऑफ अ स्टेट, उसका मतलब होगा यूटी के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी है। ठीक है, एंड रेफरेंसेस टू द लेजिस्लेचर और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट वर रेफरेंसेस इन रिलेशन टू द यूटी हैविंग अ, जहाँ पे भी ये लिखा हो ना कि भाई लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, वो इसीलिए यूज़ हुआ है कि भाई जो भी यूटी है हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली टू दैट लेजिस्लेटिव, मतलब वो जैसे दिल्ली और पुडुचेरी की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है ना यूटी होते भी, वो उन लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डायरेक्ट, कि जो प्रोविजन होंगे इस पार्ट के वो अप्लाई करेंगे टू एनी यूटी विद सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन, जो उस नोटिफिकेशन में वो बताएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, अब है जो 243ZC, ये है कि किन एरियाज़ में, हमने देख लिया यूटी में एप्लीकेशन देख लिया, ये देखते हैं किन एरिया में अप्लाई नहीं करेगा। तो सबसे पहला है ये जो पार्ट है ना म्यूनिसिपैलिटीज़ का लेके, ये शेड्यूल्ड एरियाज, और जो 244 का जो क्लॉज 1 है, फिफ्थ शेड्यूल 243 क्लॉज 1 से रिलेट होता है और सिक्स शेड्यूल 244 क्लॉज 2 से रिलेट होता है। ठीक है, तो जो शेड्यूल्ड एरिया है और जो ट्राइबल एरिया है सिक्स शेड्यूल वाले, उन पे ये अप्लाई नहीं करेगा। नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी कंस्टिट्यूट टू अफेक्ट जो फंक्शंस ऑफ पावर है ना डीजीएच काउंसिल की, तो उनको ना अफेक्ट करेगा, ना कुछ फंक्शन और पावर्स को अफेक्ट करेगा उसकी। जो डीजीएचसी एक्ट के अंदर जो वेस्ट बंगाल ने लाया ना उसके अंदर जो पावर्स हैं वो सब अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेस्ट बंगाल के अंदर। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड जो प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट टू द शेड्यूल्ड एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज। जैसे पंचायत के लिए हम लाए हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पैसा एक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है ये वाला पार्ट टू, मतलब जो 9A है ना, तो वो वाला पार्ट एक्सटेंड कर सकता है टू शेड्यूल्ड एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज
सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन, जो वो बाय लॉ स्पेसिफाई करेगा। पर कोई भी ऐसा लॉ जो जैसे पैसा जैसा कोई भी लॉ, वो आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो 243 ZD, इसमें क्या है, हमने देखा था कि तो SDE, ठीक है, तो 243S कमिटीज़ के बारे में बात करता है। अब 243ZD और 243ZE, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करेगा, वो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात करेगा। तो 243ZD कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक DPC बनाई जाएगी। ठीक है, जो क्या करेगी, वो कंसोलिडेट करेगी जो भी प्लान्स वगैरह है ना, जो पंचायत ने प्रिपेयर करे हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ ने प्रिपेयर करे हैं इन द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। एंड वो एक DDF, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करेगी पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। एक DPC होगी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो DDF प्रिपेयर करेगी बेस्ड ऑन द प्लान्स जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ जो डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने प्रिपेयर करे। ठीक है। तो 243ZD, अब जो लेजिस्लेचर है ना स्टेट का, मे बाय लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू, एक तो किस किस चीज़ों के लिए वो प्रोविजन बना सकता है, ये 243Z2 है, जो जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा किस किस चीज़ के लिए। एक तो DPC की कॉम्पोजिशन क्या होगी, फिर दूसरा कि जो DPC है वो किस मैनर में उसकी जो फिल करे जाएंगे मेंबर्स, फिर जो नॉट लेस देन 4/5, मतलब 80% से जो ज़्यादा मेंबर होंगे ना DPC के, वो शैल बी इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम अमोंगस्ट। ठीक है, बाय कौन इलेक्ट करेगा और किसके बीच में से करेगा, इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम अमोंगस्ट, जो पंचायत के जो पंचायत या डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और म्यूनिसिपैलिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, ठीक है, उन ये वाले लोग इलेक्ट करेंगे। ठीक है, 80% ऑफ द लोग DPC के यही लोग इलेक्ट करेंगे और अपने बीच में से इलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू, किस प्रोपोर्शन में, जैसे विलेज पॉपुलेशन अगर 60% है किसी डिस्ट्रिक्ट की, तो 60% ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में वो रूरल एरियाज के होंगे। ठीक है, तो इन प्रोपोर्शन टू द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। अब जो फंक्शंस है रिलेटिंग टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग विच मे बी असाइन टू सच कमिटीज़, ये भी बाय लॉ डिसाइड करा जाएगा कि भाई कंपोजिशन क्या होगी, मैनर क्या होगी जिसमें वो फिल करे जाएंगे, और फंक्शंस क्या होंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के। फिर है द किस तरीके से जो चेयरमैन है ऑफ सच DPC वो चूज करा जाएगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया उसकी कंपोजिशन, जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। फिर अगला है कि एवरी DPC इन प्रिपेयरिंग जो DDP, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान वो क्रिएट करेगा ना, उसमें उसे क्या ध्यान रखना है। ठीक है, उसको हैव रिगार्ड टू कुछ चीज़ों के बारे में उसे ध्यान रखना है, और फिर कंसल्ट भी करना है कुछ लोगों से, कंसल्ट करना है उन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन से जैसा गवर्नर अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई करे ना वो। और उसे ध्यान क्या रखना है, हैव रिगार्ड टू, कि जो मैटर ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट है ना पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का, ठीक है, उस पर वो ज़्यादा फोकस करे, जो इंक्लूड करता है जैसे कुछ चीज़ें हो गई, स्पेशल प्लानिंग हो गई, स्पेशल प्लानिंग पे ध्यान दे। फिर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान है तो स्पेशल प्लानिंग पे ध्यान दे। फिर अगला है कि शेयरिंग ऑफ द वाटर एंड अदर फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पानी और अदर फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उनका कैसे इक्विटेबल शेयरिंग होगा। फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो देख लेते हैं, चार चीज़ें ब्रॉडली हैं। एक तो सबसे पहले स्पेशल प्लानिंग, फिर शेयरिंग वाटर एंड अदर फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज दूसरी, फिर तीसरी है जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर चौथी है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, हमने देख लिया था। और फिर द एक्सटेंट एंड द टाइप ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, फाइनेंशियली और अदरवाइज, उस पर भी उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी शुगर केन कल्टीवेशन राजस्थान में नहीं होनी चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है DPC का, उसको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर अगला है फोर्थ, क्या है, जो चेयरमैन होगा ना एवरी DPC, वो शेल फॉरवर्ड जो डेवलपमेंट प्लान होगा एज रिकमेंडेड बाय सच कमिटी टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। अब जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी हमने SDE देखा था, तो 243ZE में क्या है, कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग,
एक हर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए एक ऐसी कमेटी होगी एमपीसी जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, डीडीपी प्रिपेयर करेगी मेट्रोपॉलिटन एरिया एज अ होल के लिए। अब जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो प्रोविजन प्रोवाइड कर सकता है, पहला तो कंपोजिशन के बारे में कि एमपीसी की कंपोजिशन क्या होगी, फिर दूसरा कि किस मैनर से वो जो कमेटी है उसकी में सीट्स फिल करी जाएंगी, और इसमें क्या जो 66% मतलब 2/3 ऑफ द सीट्स है ना, वो कौन बी इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम अमंग जो इलेक्टेड मेंबर होंगे ना म्यूनिसिपैलिटीज़ के, और चेयरमैन ऑफ द पंचायत, मेंबर्स नहीं, चेयरमैन ऑफ द पंचायत, ठीक है। उस पर ऊपर क्या था डीपीसी में कि इलेक्टेड बाय फ्रॉम अमॉन्ग्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, वहाँ इलेक्टेड मेंबर्स की बात थी, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज एंड चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, ठीक है, इन प्रपोर्शन टू द रेशियो बिटवीन जो उनकी रेशियो है ना पॉपुलेशन का। फिर सी है कि लेजिस्लेचर किस पे और लॉ बनाएगा, रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ये डीपीसी में इंक्लूडेड नहीं है, ये पॉइंट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में नहीं है, कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा ना एमपीसी में ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन भी होगा, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, एंड सच अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन जो नेसेसरी लगेंगे ना फॉर कैरिंग आउट फंक्शन ऑफ सच कमिटी, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ठीक है, महानगरी है पूरी। फिर 243 ZE2D 243 ZE2D उसमें क्या है, फंक्शन रिलेटिंग टू द प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया का है ना, विच मे बी असाइन टू सच कमिटी, ठीक है। फिर अगला है जो 243 ZE2E, इसमें द मैनर इन विच द चेयरपर्सन ऑफ सच कमिटी शैल बी चूजन, ठीक है। तो ये दो पॉइंट एक्स्ट्रा है सी और डी वाले, ये डीपीसी में नहीं थे। अब 243 ZE3 इसमें क्या है, उसमें है कि जो हर एमपीसी होगी ना शेल इन प्रिपेयरिंग जो डीडीपी, वो कुछ कुछ चीज़ों पे उसको ध्यान रखना है। तो जैसे डीपीसी को 2 पॉइंट्स थे और इसमें ऐसे 4 पॉइंट्स हैं। तो पहला तो कि जो प्लान प्रिपेयर होगा म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत का, हैव रिगार्ड्स टू प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत्स जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में ना उसको लेके। फिर द एक्सटेंड एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइकली टू बी मेड जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, कितनी मतलब रिसोर्स कितने अवेलेबल होंगे, तो एक्सटेंड कितना और कैसे नेचर का इन्वेस्टमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया में इन्वेस्ट होगा बाय एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स और अदर अवेलेबल रिसोर्सेज फाइनेंशियल और अदरवाइज जो भी इन्वेस्ट होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो होगा डीपीसी के लगभग, दूसरा पॉइंट भी सेम सही है, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज जो अवेलेबल होंगे। फिर है कि मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द म्यूनिसिपैलिटीज एंड द पंचायत्स इंक्लूडिंग कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो कोऑर्डिनेटेड स्पेशल प्लानिंग, शेयरिंग ऑफ द वाटर एंड अदर फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। तो ये जो मैटर ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट है ना, उन पे ध्यान देना है, जो प्लान्स प्रिपेयर करे हैं म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत ने उन पे ध्यान देना है। एक्सटेंड एंड नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके पास, उस पर ध्यान देना है। फिर तीसरा है 243 ZE3 इसके अंदर क्या है, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स ने सेट करी है ना, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है एमपीसी के अंदर, और मेट्रोपॉलिटन एरिया है भी टू बिग ताकि वो नेशनल या स्टेट प्रायोरिटीज़ पे ध्यान ना दे, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटीज़ उस पर भी इसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर दूसरा है कि जो ये है ना एवरी मेट्रोपॉलिटन कमेटी, उसको ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाते हुए उन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करना है जिससे गवर्नर, प्रेसिडेंट नहीं, कभी सोच लो मेट्रोपॉलिटन है तो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना होगा, नहीं, गवर्नर जैसे स्पेसिफाई करेगा। फिर अगला है जो चेयरमैन होगा ना एमपीसी का, वो फॉरवर्ड करेगा जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब 243 ZF देख लेते हैं। कोई भी लॉ जो ये जो अमेंडमेंट है ना 74th अमेंडमेंट आने पे अभी एक्टिव है, जिसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ चल रही है, तो उन म्यूनिसिपैलिटीज़ को एकदम बंद नहीं करा देना, ठीक है। 1 साल दिया जाएगा आपको, 1 साल के अंदर आप लॉ में अप्रोप्रिएट चेंजेस कर लीजिए, और आपको अमेंड करना है अमेंड कर लीजिए, या फिर रिपील करना है रिपील कर लीजिए, ठीक है।
फिर है बार, तो 243 ओ जैसे है ना, तो ये 243 जेड जी है। 243 पी में तो डेफिनेशन आ जाती है म्यूनिसिपैलिटीज़ की लेके, ठीक है। और 243 क्यू में म्यूनिसिपैलिटीज़ आता है, जहाँ पे भी म्यूनिसिपैलिटीज़ लिखने को आएगा 243 क्यू लिखो, जहाँ पे भी ग्राम पंचायत लिखने आएगा 243 बी लिखो ब्रैकेट में, जहाँ पे भी ग्राम सभा लिखने को आएगा 243 ए लिखो ब्रैकेट में, ठीक है। तो जहाँ पे भी फाइनेंस कमीशन आएगा स्टेट या उसका, तो 243 आई 243 वाई लिखो, ठीक है। तो अब ओजी, ओजी क्या है, ओरिजिनल गैंगस्टर जो होता है ना, तो बार नहीं करने देगा ओरिजिनल गैंगस्टर, मतलब बार कर देगा कि कोर्ट एंटर नहीं करेगा, तो ओजी के बार कर देगा। तो 243 ओ कहता है कि बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, और यहाँ 243 जेड जी यही बात कहता है, ठीक है। इसमें क्या है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ, जो डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज या एलोकेशन ऑफ द सीट्स टू सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज से रिलेटेड है ना, वो क्वेश्चन नहीं करा जाएगा किसी भी कोर्ट में। फिर दूसरा कि नो इलेक्शन टू एनी म्यूनिसिपैलिटी शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन, और वो उस तरीके से प्रेजेंट होगी और उस अथॉरिटी को प्रेजेंट होगी जैसे कि जो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अब हम एक बार और देख लेते हैं बस। तो बी सी क्यू आर में क्या था, तो बीसी में कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन किसकी, ग्राम पंचायत की और म्यूनिसिपैलिटीज़ की। फिर जी एच आई डब्ल्यू एक्स वाई, तो फंक्शन फंड्स फाइनेंस कमीशन, फंक्शन फंड फाइनेंस कमीशन। फिर डी टी यू में क्या रिजर्वेशन करा, फिर वहाँ पे कुछ ड्यूरेशन बिताया और उसके बाद क्या डिस्क्वालीफाई हो गए डी टी यू से। तो DETU, तो रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन आपने डी, और ई में ड्यूरेशन, ये था ग्राम पंचायत के लिए। TU क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़ में रिजर्वेशन 243T 243U, ठीक है। तो DTU रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ड्यूरेशन डिस्क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन ड्यूरेशन डिस्क्वालिफिकेशन। तो आफ्टर ड्यूरेशन कम्स डिस्क्वालिफिकेशन, तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, यू के बाद वी आता है, तो FV। फिर हमने देखा SDE, वार्ड कमेटी, मतलब एस से 243 एस में वार्ड कमेटीज आ जाती हैं, और फिर 243 जेड डी में DPC, 243 जेड ई में MPC, ठीक है। 243 एल उसमें आ जाती है एप्लीकेशंस टू यूटी, ठीक है, एप्लीकेशन टू यूटी। अब जो इलेक्शन है ना, वो पीक पे हो रहा है, ठीक है। तो पीक से क्या है, पंचायत इलेक्शन जो है 243 जेड ए, उसमें म्यूनिसिपैलिटी के हो रहे हैं, 243 के में अपना पंचायत के इलेक्शन हो रहा है। तो पीक पंचायत इलेक्शन ए के, पंचायत इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल थोड़ी खड़ा होगा, पंचायत इलेक्शन 243 जेड ए। तो हमने ओजी का पढ़ लिया कि बार करेगा 243 ओ और 243 जेड जी में, कि भाई आप कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती इलेक्शन मैटर्स में, ठीक है। तो हमने कितने आर्टिकल्स याद कर लिए, 4, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और ओजी में 23, 24 आर्टिकल तो हमने ऐसे याद कर लिया, ठीक है।